तो मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के 17th लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक टोटल 16 लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज में, जिसमें हमने 5 टॉपिक पूरा डिटेल में कंप्लीट किया, राइट। तो अब बाकी बचे हुए टॉपिक को मिसलेनियस टॉपिक के अंदर में मैंने रखा है, जिसमें हम देखेंगे फेमस पर्सनालिटी, प्रिंसली स्टेट और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन सब के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी मिलेगा आपको टॉपिक फ्रॉम 1600 से लेकर 1947 तक। तो टोटल 6 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट ये वीडियो है, अब उसके बाद 5 पार्ट और आने वाले हैं। तो टोटल 22 लेक्चर में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर नहीं हम मालूम आपको तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी अगर जरूरत हो, कुछ फेस कर रहे हो लाइफ में, जीवन में दुख दुविधा दिक्कत परेशानी, तो आप कनेक्ट करवा सकते हो उनको विथ अस बाई फिलिंग आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपको मालूम ही होगा क्या, कॉपी कलम लेकर बैठना है, 3 कॉलम बनाना है ना, सीरियल नंबर, उसके बाद अप्रोच और ऑप्शन देन अप्रोच, सच दैट कि आपके अंदर एक अप्रोच डेवलपमेंट हो पाए, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली सॉरी होपफुली आपको सारा कुछ एकदम क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है। अगर क्लियर नहीं है तो पहले के लेक्चर प्लीज देख लो एक बार। नाउ ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा कि एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए जरूरी है आपके अंदर कुछ पर्सनालिटी, कुछ बेहतर कैरेक्टरिस्टिक होना, जो कि ये दोनों सिस्टम से डेवलप होता है। क्या बोलता है दोनों सिस्टम? क्या आप आज को प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, देश की सेवा करोगे, तो हमेशा कोई भी काम करो उसमें कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो और अटेंटिव रहो, और साथ में ट्रांसपेरेंसी शो करो। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या बोलता है? कहता है कि कुछ भी काम करो, अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन करो, पूछो, है ना, रिसर्च करो। अब क्वेश्चन करने पे जो जवाब मिला, रिसर्च करने पे जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसको क्या करो, ऑब्जर्व करो। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, टेस्ट करो, एनालाइज कर, टेस्ट करो, क्या करो, टेस्ट करो। कैसे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। तीसरा है एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन को। मान लो कि आपको बहुत बल्क में इन्फॉर्मेशन मिल गई, है ना, 100 इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन आपके काम की 10 ही चीज थी, तो भाई 10 को रखो ना, बाकी 90 को हटाओ। तो ये होता है एनालाइज करना कि आपके काम की चीज क्या है ना, क्या चाहिए था, क्या वही मिल रहा है क्या आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेट करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, इस चैनल को आपने डिस्कवर किया, बोलो हाँ। अब इस चैनल पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको लगता है आपकी क्वालिटी बहुत ही खराब। तो आपने क्या किया, पॉलिटी के पीवाईक्यू का जो सीरीज है ना, उसको पूरा डिटेल में देख लिया। आपको लगता है कि नहीं, आर्ट एंड कल्चर जो है कवर नहीं होता, बहुत ही ज्यादा बल्कि है। तो एक काम करता हूँ कि सर ने अभी इस चैनल पे जो बनाया है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। वो आपने कर लिया, बोलो हाँ ना। तो सिलेक्टिव वे में जो जरूरत थी आपको उसको कंप्लीट कर लिया बेहतर वे में, राइट। तो ये होता है एनालाइज करना। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगा कि हाँ यार, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स क्या बेहतरीन बनाया है सर ने, है ना, पूरा डिटेल में हमारा रिवाइज भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, है ना, और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज है, तो आप क्या करो, उसको कम्युनिकेट करो अपने दोस्तों साथी के साथ। उसको बता सकते हो कि भाई देख, आर्ट एंड कल्चर मैंने यहाँ से कवर किया, क्यों? क्योंकि आपका बेनिफिट हुआ तो दूसरों का भी बेनिफिट हो पाए, इसलिए आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपनों के साथ। बोलो क्लियर? ओके, लास्ट में है कि एक ओपन माइंडसेट रखना है कि कल को ऐसे इंडिविजुअल से आपका इनकाउंटर होता है जो अलग ओपिनियन रखता है, माइंडसेट रखता है, तो ऐसा नहीं कि आप उससे लड़ने लग जाओ, बल्कि उसका ओपिनियन और प्रोस्पेक्टिव भी जान पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ, और उससे भी सीख कर आप आगे बढ़ पाओ। कहने का मतलब कि आपको एक ग्रोथ माइंडसेट रखना है, ना कि फिक्स माइंडसेट। इज दैट क्लियर? गुड। अब लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि इन केस आपने अदर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चेकआउट नहीं किया है इस चैनल पे, तो बिल्कुल कीजिए। देखो, अगर इस चैनल को विजिट करोगे, प्लेलिस्ट खोलोगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जहां पे सारे सब्जेक्ट, है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा है 1993 से लेकर 2024 तक, सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे, वो भी पूरा डिटेल में एनालिसिस, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम का, बल्कि सीडीएस और सीएपीएफ का भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मिसलेनियस टॉपिक है, इसलिए टू द पॉइंट रहेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, होपफुली आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो अच्छे से, कि who among the following is associated with the songs from prison। एक ट्रांसलेशन है एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का इंग्लिश में। तो देखो क्या हुआ, यरोडा जेल में जब एम के गांधी जी थे, कब, 1930s के टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे इंडियन रिलीजियस लिरिक्स थे ना, गाने थे, उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विद द हेल्प ऑफ, एक इंग्लैंड था, होएंड नाम करके था कोई, है ना, एक इंग्लैंड, उसकी हेल्प से ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। करीब 250 गानों को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, है ना। इसी को कैसे फिर रिलीज किया, पब्लिश किया, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के नाम से।
तो एक इससे कनेक्टेड है मोहनदास करमचंद गांधी से। होपफुली आपको पूरा डिटेल पता चल गया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विथ रेफरेंस टू मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट है। तो करेक्ट है यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। कहाँ? बंगाली से इंग्लिश में। देखो क्या स्टोरी है, ध्यान से समझो। तो क्या हुआ कि नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था आउटसाइड दी कलकत्ता बाय रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द सेशन एट दी बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज इन मदनपल्ली। रुक जाओ अभी, समझो ध्यान से। ये ऊपर वाला 2 लाइन बिल्कुल सही है कि पहली बार जब गाया गया था तो वो था 1911 में, टू बी प्रिसाइज 27 दिसंबर 1921 में। अच्छा, दिसंबर की बात हो रही तो आपको पता ही चल गया होगा कि आईएनसी का कोई सेशन रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। आईएनसी का सेशन था 1911 में 27 दिसंबर को कलकत्ता में। वहां पे गाया गया था पहली बार क्या? नेशनल एंथम। ये बात क्लियर हुई क्या आपको? अब ये जो बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज है मदनापल्ली आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद वो गाना गाया। ठीक है, उस कॉलेज गए और गाने को गाया। वहां के फिर डिप्टी डायरेक्टर जो थे यूनिवर्सिटी के, जो कि एक एक्सपर्ट थे यूरोपियन म्यूजिक, और उनकी वाइफ जो है आयरिश पोएट थी, जेम्स कजिन्स नाम था उनका। उन्होंने टैगोर जी से पूछा क्या करने के लिए? उस गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, सो दैट कि उसका वो म्यूजिकल नोटेशन बना पाए। क्यों? क्योंकि भाई अगर म्यूजिशियन है तो यही काम तो करेंगे, बोलो हाँ ना। तो इसलिए टैगोर साहब ने फिर ट्रांसलेट किया बंगाली सॉन्ग को किसमें? इंग्लिश में। तो अभी बताओ, क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक मिल गया ना, और ये स्टोरी भी ध्यान हो गई। गुड। फिर उसके बाद वो ट्यून बना कंपोज बाय मार्गरेट विद द गर्ल्स इन द कॉलेज सिंगिंग द कोरस। एकदम अच्छे से स्टोरी क्लियर हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितल विध्वंसक की बात की जाए, एक मंथली जर्नल था जो कि अनटचेबल पीपल को टारगेट करता था। पब्लिश किसके द्वारा किया जाता था? 4 ऑप्शन आपको भी पता होगा। ज्योतिबा भाई फूले, एम.के. गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ अगर द्वारा किया जाता तो आपको मालूम होता। तो इसका करेक्ट आंसर है वितल विध्वंसक पब्लिश करते थे गोपाल बाबा वलांगकर। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल जानते हैं। देखो, पहला मंथली जर्नल एम्ड एट अनटचेबल पीपल, जिसका नाम था वितल विध्वंसक, है ना। इसका लिटरल मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल या फिर सेरेमोनिकल पॉल्यूशन। पब्लिश किया जाता था गोपाल बाबा वलवंकर के द्वारा इन 1888। उनका काम जो है टारगेट करता था अवेयरनेस जगाना अबाउट द इनजस्टिस फेस्ड बाय अनटचेबल एंड टू चैलेंज द कास्ट सिस्टम पोजीशन इन सोसाइटी प्राइमरली थ्रू अपीलिंग टू द इलाइट और इनकरेजिंग चेंजेस। ये सब काम करते थे। Walangakar's writing marked an early intellectual rebellion against the caste system. He also wrote आर्टिकल्स फॉर मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जैसे कि सुधारक और देशबंधु। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान में रहेगी आपको। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि बुक जो कि है देसर कथा, रिटन बाय साखाराम गणेश देवसकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देसर कथा कौन लिखा? साखाराम गणेश देवसकर, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, इट वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, बिल्कुल ठीक बात है। इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्टेट प्ले एंड फॉक सॉन्ग, जेनरिक स्टेटमेंट है, तो पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आप कर सकते हो कि सखाराम गणेश देवस्कर नाम कैसा लग रहा? बंगाली नाम लग रहा? क्या बोलोगे? नहीं सर, ये तो कुछ मराठी नाम जैसा लग रहा। तो बिल्कुल ये मराठी मानुष थे, लेकिन बंगाल में जाकर रह रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो देश वर्ड यूज किया उन्होंने, वो बंगाल के प्रोस्पेक्टिव नहीं किया, वो किसके जगह पे किया था? नेशन, राष्ट्र की जगह पे देश का इस्तेमाल किया उन्होंने। बोलो एकदम क्लियर। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत, पहला दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एकदम क्लियर, गुड। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला सही, दूसरा सही और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि सखाराम गणेश देवस्कर यूज द टर्म देश टू रिफर द नेशन, नॉट स्पेसिफिकली द बंगाल, है ना। हिज बुक हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया एज अ होल बाय द कॉलोनियल स्टेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। देसर कथा बाई सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर एक मराठी ब्राह्मण थे जो सेटल हुए बंगाल में और देवघर में पैदा हुए थे। ही पब्लिश द बुक देसर कथा 1904 में, है ना। ब्रिटिश कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन इन इंडिया से डील करता है, मतलब ये सारा कुछ इसमें मिलेगा आपको। देसर कथा सोल्ड 10,000 कॉपीज इन द फर्स्ट ईयर एंड रीच इट्स 5th एडिशन बाय 1905। आई नो कि इतना इंफॉर्मेशन ध्यान नहीं होगा, इसलिए टू द पॉइंट रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो बंगाल गवर्नमेंट बैन कर दिया इस बुक को 1910 में और कॉन्स्पिकेट कर लिया सारी की सारी कॉपीज को। अब
देवस्कर पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ दादा भाई नौरोजी और एमजी रानडे। आपको मालूम होना चाहिए ये इतने प्रोमिनेंट लीडर हैं इंडिया के, है ना। प्रोमोटिंग स्वदेशी इन पॉपुलर फॉर्मेट। उनकी बुक जो थी वार्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट मैनिपुलेशन ऑफ इंडियन माइंड टर्म्ड एज हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट, उसको क्या बोला गया, हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट बोला गया। ओके, डिस्कर यूज दिस टू रिफर बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब पर्सन है, पोजीशन हेल्ड, कौन कौन सा पोजीशन है ये तो आप आराम से बता दोगे कि तेज बहादुर सप्रू साहब जो थे वो प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, कब बनी थी, 1919 में या 21 में, जल्दी बताओ, कमेंट करके जरा बताओ। केसी न्यों की बात करें तो ऑब्वियस है वो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। पीसी जोशी साहब की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी थे। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। कई बार अपन ने कर लिया है, होपफुली आपको पता होगा, है ना। तो आप ये पढ़ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी पता है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे, है ना। किसके बारे में, तेज बहादुर सप्रू जी के बारे में आपको मालूम है, इसलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केसी न्योग के बारे में, न्योगी के बारे में। एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑफ इंडिया और मेंबर थे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। Nyogi was a member of the Indian National Congress, was elected as the member of the Central Legislative Assembly कब, 1920। किसको रिप्रेजेंट करते थे वो, बंगाल को। He was the second finance minister of free India, है ना। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन was constituted under the chairmanship of केसी न्योग for the period 52 से लेकर 57 तक। तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है कि पीसी जोशी साहब was the first जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। He was one of the leading figure of the communist movement in India। इतना ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following were the founder of the हिंद मजदूर सभा? क्या हिंद मजदूर सभा के फाउंडर कौन कौन थे? तो इनका नाम है अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता। ध्यान रहेगा आपको, स्टोरी समझो तब ज्यादा ध्यान में रहेगा कि इंडिपेंडेंस के पहले, है ना, देयर वाज ओनली वन सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, जो कि फॉर्म हुई थी 1920 में और क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। फिर उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी देयरफॉर टुक द इनिशिएटिव इन फॉर्मिंग अ ट्रेड यूनियन सेंटर। द सोशलिस्ट इन INTUC वेयर डिससेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ दिस। इस ट्रेड यूनियन की फंक्शनिंग से वो डिससेटिस्फाइड थे और फाउंड किया हिंद मजदूर सभा। कहाँ, हावड़ा, कोलकाता के पास, है ना, एज अ नेशनल ट्रेड यूनियन सेंटर इन इंडिया। फाउंडर कौन कौन थे? अशोक मेहता, RS रिवकर, मनी बेनकारा, शिवनाथ बनर्जी, TS रामानुजन, VS माथुर, जीजी मेहता, मिस्टर RS रिवकर, बता ही दिया, है ना। RS रिवकर क्या थे? इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड अशोक मेहता एज अ जनरल सेक्रेटरी। इट एक्टेड एज अ बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन दी INTUC और AITUC। दोनों होपफुली आपको नाम इनका फुल फॉर्म पता होगा, है ना। अभी हमने देखा यहाँ पे और यहाँ पे। अब इतने सारे नाम हो गए, कैसे याद होंगे भाई? 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार पढ़ना है। मुझे मालूम है कि इतना नहीं रट पाओगे, लेकिन ठीक है, 2 बार पढ़ना है तो कम से कम एलिमिनेट तो कर सकते हो। बोलो हाँ ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला क्रोनोलॉजिकल वे में लगाना है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन द स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये हुआ था 1957 में, वो भी केरला में। कौन सी गवर्नमेंट बनी थी? CPI की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, है ना। Okay, India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India। कब हुआ था? 1955 में। Air India was nationalized और became the national carrier कब? 1953 में। गोवा became a part of Independence India, पता है सभी को, 1961 में। अब देख लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहले क्या? पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, 32, 14। तो 32, 14 हो गया, ऑप्शन बी। बोलो एकदम क्लियर, गुड। सारा कुछ एकदम डिटेल में बता दिया क्या? आगे बढ़ जाए फिर, चलो बढ़ जाते हैं। He wrote biographies of मजीनी, गरीब बंदी, शिवाजी और श्री कृष्णा। अमेरिका में रुके कुछ टाइम के लिए और वाज ऑल्सो इलेक्टेड टू दी सेंट्रल असेंबली। वो कौन थे? 4 आंसर। तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। एक इसका डिस्क्रिप्शन है लाला लाजपत राय जी का। एक प्रोलिफिक राइटर थे और बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, जैसे कि अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, एन इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया। He also wrote several biography जैसे कि मजीनी, लाइफ ऑफ मजीनी, गरीब बंदी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और हिंदू वर्ड श्री कृष्णा, जिसका नाम था योगीराज श्री कृष्णा। इस पर्पज इन सिलेक्टिंग मजीनी और गरीब ब्लाडी, होप प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक है, गरीब बल्दी है, was to infuse patriotic sentiment in the youth of the Punjab who has no access to books in English। अब कुछ फैक्ट्स लाला जी लाजपत राय के बारे में। 1917 में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जो है US गए, यूनाइटेड स्टेट गए ड्यूरिंग द फर्स्ट वार एंड फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, है ना।
आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि उन्होंने फिर ज्वाइन किया स्वराज पार्टी ने 1926 और वाज इलेक्टेड इट्स डिप्टी लीडर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एनी बेसेंट के बारे में। 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट बताना है। ध्यान दीजिएगा। पहला, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग दी होम रूल मूवमेंट, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर होम रूल लीग जो है स्टार्ट किया 1916 में। 1916 से 18 तक चला है होम रूल लीग, राइट। फाउंडर ऑफ दी थियोसॉफिकल सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। को कौन थे? मैडम ब्लावास्की और कल्लन बाइकॉट ऑलकॉट, बोलो हाँ ना। ये लोग फाउंडर थे, ना कि वेनी बेसेंट थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, दूसरा गलत। ऑप्शन बी और डी गया, बचा ए और सी। तीसरा, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है। 1917 या 16 में? जल्दी बताओ। 1917 में और 1925 में सरोजिनी नायडू बनी, जो कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। और 1917 में आई थिंक एनी बेसेंट जी बनी क्या? प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो, पहला सही है, बता ही दिया मैंने। और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। 1917 सही है, कलकत्ता सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कहा कि उनका सम ऑफ deepest conviction were reflected in a book title onto this last, है ना, and this book transformed his life. What was the message from the book that transformed महात्मा गांधी की लाइफ? क्या onto the last क्या है? बुक का नाम है। और उनमें से एक सीख उन्हें ऐसी मिली कि जो उनकी जीवन को बदल दिया। तो वो कौन सी सीख थी? तो वो सीख थी कि द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल, है ना। मतलब कि सबका अगर भला होगा तो आपका भी भला होगा। देखो ध्यान से, मोहनदास करमचंद गांधी ट्रांसलेट किया ऑनटू दिस लास्ट इनटू गुजराती इन 1908 अंडर द टाइटल ऑफ सर्वोदय, सबका उदय, है ना, वेल बीइंग ऑफ ऑल। ही समराइजेज ऑनटू दिस लास्ट, है ना, टीचिंग इन दीज 3 पॉइंट। क्या क्या? कि गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, और दूसरा था उनका लर्निंग कि दैट लॉयर्स वर्क हैज द सेम वैल्यू एज द बार्बर्स, है ना। तो लॉयर का काम जो है बार्बर के जैसा होता है, सेम वैल्यू इन एज मच एज ऑल हैव द सेम राइट ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर वर्क, है ना। सब किसी को कमाने खाने का हक है। तीसरा, कि एक लाइफ ऑफ लेबर का जो होता है, लाइफ ऑफ टिलर और सॉइल एंड दी हैंडीक्राफ्ट मैन, सारे लाइफ जो है वर्थ लिविंग है। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे उस बुक के। होपफुली आपको एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता इज वेल नोन फॉर, उषा मेहता को, है ना, जाना जाता है किस काम से? तो रनिंग दी सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन दी वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वो क्या कर रही थी? सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चला रही थी उषा मेहता। इन्हीं पे एक मूवी भी आई थी आई थिंक, इस पे प्राइम, अमेजॉन प्राइम पे। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो जरा कमेंट करके बताओ। देखो, उषा मेहता एक एक्टिव सपोर्टर थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, और उन्होंने स्टार्ट किया था एक अंडरग्राउंड रेडियो, कहाँ? बॉम्बे में। शी वाज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप विच रैन दी कांग्रेस रेडियो। अब इनके साथ साथ बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो मेन पर्सनालिटी थे किसके? अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। वो कौन कौन थे? ध्यान से नाम सुनो। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असाफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुरानिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और आरपी गोयनका। ये सारे के सारे कौन लोग थे? अंडरग्राउंड एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले लोग थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या करना है? इस नाम को 2 बार पढ़ना है। कितना? 2 बार, जोर जोर से, सच दैट आपके जहन में बसे कि आप कम से कम इलिमिनेट तो कर पाओ, है ना। अब मुझे मालूम है कि इतना रटने बैठोगे तो सारे के सारे नहीं रटे जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्पेशली वुमेन, है ना, और जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, तो याद ही हो जाएगा आपको, राइट। Underground activity were meant to keep up popular morale by continuing to provide a line of command और guidance to distribute arms और ammunition। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि याद है आपको, ये मैंने बताया था आपको कि रामचंद्र शुक्ला जी थे जिन्होंने बुलाया था महात्मा गांधी को चंपारण। याद कीजिए, चंपारण कब हुआ था? 1917 में। सावस। आचार्य जेपी कृपलानी वाज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग्स इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन, जो कि बिल्कुल सही बात है। पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो डिटेल देखो ध्यान से। 1917 में लाला, सॉरी ये तो दूसरा आ गया, माफ कीजिएगा, इसको इग्नोर करो। क्या करो? इग्नोर करो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका आंसर है ही नहीं, समझो ध्यान से। तो रामचंद्र शुक्ला, मैंने बता दिया आपको, उन्होंने बुलाया था गांधी जी को, और दूसरा जेपी कृपलानी भी उनके साथ में थे उस टाइम पे। तो दूसरा करेक्ट और पहला गलत। होपफुली आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। कि उसका मैं रखना, मतलब कि आंसर डालना भूल गया, उसके लिए माफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 4 रिजोल्यूशन वेयर पास्ड एट द फेमस कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। ठीक है,
क्वेश्चन ऑफ आइदर रिटेंशन या फिर रिजेक्शन ऑफ दीज फोर रिजोल्यूशन बिकेम द कॉज ऑफ अ स्प्लिट कहाँ कांग्रेस में एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन जो कि सूरत में हुआ 1907 जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दीज रिजोल्यूशन। समझो ध्यान से क्या हुआ। 1906 में कलकत्ता में एक सेशन हुआ जिसमें ये बोला गया 4 रिजोल्यूशन रखा गया जो पास नहीं हो पाया जिसकी वजह से 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया जिसको सूरत नाम से जानते हैं। तो बोला कि उन चारों में से कौन सा एक नहीं है। तो बाइकॉट था, नेशनल एजुकेशन भी था, स्वदेशी, ये तीनों के तीनों एजेंडे थे, लेकिन एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन नहीं था। और एनुलमेंट मतलब कि मिलाओ, जो पार्टीशन हुआ था 1905 में वो कब जाके एनुल हो गया, मतलब मिल गया 1911 में। ओके, तो यहाँ पे 1906 या 7 के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ऑप्शन ए नहीं है। बाकी बी सी डी जो है वो बिल्कुल एजेंडा थे उन चारों में से। बताओ, और चौथा कौन सा था? नेशनल एजुकेशन बता दिया, और रिजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज और स्वदेशी बाइकॉट, ये 4 के 4 रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है, जब उसका कोरोनेशन हुआ, दरबार इन दिल्ली लगा, कब? दिसंबर 1911 में। तो उसने अनाउंस किया रिवोकेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसलिए एनुलमेंट जो है 1911 में हुआ, 1907 में नहीं। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? गुड। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, सेशन एट कलकत्ता कब? 1906 में, जिसमें रिजोल्यूशन सपोर्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन पास किया गया है ना। रास बिहारी घोष की बात किया जाए, ध्यान रहे घोष है, ये बोस नहीं है ना। डिसाइड किए ओवर द सूरत सेशन इन 1907 इन विच कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। बोलो क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। तो या फिर ऐसे कह लो कि इंडियन सिविल सर्विसेज के फादर किसको कहा जाता है? तो कॉर्नवेलिस जो है उसको इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। देखो ध्यान से, गवर्नर जनरल था इंडिया का कब से कब तक? 1786 से लेकर 93 तक। और उसने क्रिएट किया कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और उसने इंट्रोड्यूस किया या सिस्टम ऑफ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन फॉर सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए पूरा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। Who were required to sign a covenant of a good behavior or loyalty to the company. उसने also raise किया सैलरीज और प्रोविट किया सर्वेंट को engaging in private trade या फिर accepting gift from the Indians. He aimed to create a professional or efficient civil services that would serve the interest of the company or British Empire. ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who of the following is the author of the collection of poem जिसको कहा गया गोल्डन थ्रेशोल्ड? क्या गोल्डन थ्रेशोल्ड को किसने किया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो कि हैं सरोजनी नायडू जी। देखो ध्यान से, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एक कलेक्शन ऑफ पोएम है बाई सरोजनी नायडू, हु वाज ऑफन रिफर्ड एज भारतीय कोकिला। इनको क्या बोला जाता है? भारतीय कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत सारे चीजें लिखी, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। वो जो है बहुत ही फेमस है अपनी पोएट्री के लिए, नोन फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी, है ना। वाज पब्लिश इन दिस कलेक्शन कब? 1905 में। ध्यान रहेगा आपको। ओके, उनके कुछ नोटेबल वर्क देखो ध्यान से। गोल्डन थ्रेशोल्ड कब? 1905 में। बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग 1915 में। ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग कब? 1917। फिर सॉन्ग्स ऑफ द पलानक्विन बियरर्स 1919 में। फिर सेप्ट्रेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया कब? 1948 में। क्या करना है? 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है आपको? 2 बार कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, Who among the following Gandhian followers was a teacher by professor? तो ये थे जेपी कृपलानी साहब। क्या प्रोफेसर थे? किसके? इंग्लिश के और संस्कृत के, आई थिंक, सॉरी हिस्ट्री के, इंग्लिश के और हिस्ट्री के ये प्रोफेसर थे। कहाँ पे? फर्गुसन कॉलेज जो कि पुणे में है। बिफोर ज्वाइनिंग द फ्रीडम मूवमेंट फॉलोइंग गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, वो कॉन्टेक्ट में आए गांधी जी के 1917 में ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, अभी ऊपर हमने देखा ही, और बिकेम वन ऑफ हिज लॉयल सपोर्टर। अब बाकियों के बारे में, जैसे एएन सिन्हा के बारे में, ब्रज किशोर प्रसाद जी के बारे में आप 2-2 लाइन क्या है पढ़ लोगे, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, वो अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट किया ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कौन थी? एक फिजिसिस्ट और केमिस्टिस्ट थी, है ना, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी, अगर याद हो आपको, फिजिक्स आपने पढ़ा हो तो, है ना। चलो, तो इसको पहले ट्रांसलेट किया लाल बहादुर शास्त्री साहब ने। अब बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने सर्व किया सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ट्रांसलेट किया ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी इन हिंदी, इसमें हिंदी में ट्रांसलेट किया। मैडम क्यूरी कौन थी? एक पायनियरिंग फिजिसिस्ट थी और केमिस्ट थी, नोन फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी, और उनकी बायोग्राफी प्रोवाइड इनसाइट इनटू हर लाइफ और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। लाल बहादुर शास्त्री ट्रांसलेशन मेड दिस वर्क एक्सेसिबल टू हिंदी स्पीकिंग रीडर्स, contributing to the dissemination of the scientific knowledge in India.
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पोएम सुबह आजादी। क्या सुबह आजादी को लिखा था फैज अहमद फैज साहब ने। अब क्या करोगे आप, समझो ध्यान से। अगर आप हो क्या थोड़े बहुत भी शेरो शायरी के शौकीन मेरे जैसे, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, इस सुबह आजादी को अभी गूगल करोगे और उसको पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबी पोएम है, अगर मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा। तो फैज अहमद फैज साहब का सुबह आजादी आप पढ़ोगे अभी के अभी। उनके क्या कमाल के राइटर्स हैं, है ना। उनके बाकी भी चीजें मैं दिखाता हूँ आपके, देखो ध्यान से। एक रिनोड पाकिस्तानी पोएट हैं फैज अहमद फैज, इन अगस्त 1947 में सुबह आजादी लिखी थी उन्होंने। ठीक है, अब उनके देखो बाकी काम। एक प्रोमिनेंट पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, आपको पता है सम ऑफ हिज नोटेबल पोएम, आज बहार में पाबा जुलन चलो, आज एक हर्फ को फिर बहार आई, फिर बोल, फिर कब याद मैं तेरा साथ नहीं। और इसको तो सभी लोगों ने सुना होगा, कौन सा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, और भी दुख है मोहब्बत में, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। चलो एक दो मैं सुना ही देता हूँ आपको, अगर आप फैज अहमद फैज साहब की बात आ गई तो याद कीजिए। एक मैंने आपको पहले भी सुनाया था किसी सीरीज में कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बोलो हाँ ना। ओके, ज्यादा नहीं करते, बस एक ही, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। तो आपको पढ़ना जरूर है सुबह आजादी भाई, फैज अहमद फैज साहब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ हाले एक वेल नोन फॉर हेयर राइटिंग रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, तो वो है हिमालयन एक्सपेडिशन से रिलेटेड। वो कभी भी पहाड़ों पे नहीं चढ़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी खूबसूरती से लिखा इन सब के बारे में। देखो, एलिजाबेथ हाले इज रिनोड फॉर हर मेटिकुलस chronicling of Himalayan expedition. Although she never climbed mountain herself, her Himalayan database served as a comprehensive or trusted record of climbs in the Nepalese Himalayan. Her the nickname Sherlock Holmes of the Mountaineer वर्ड बोला जाता है। ध्यान रहेगा इतना चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का। वो है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बहुविवाह। बहुविवाह को किसने लिखा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने लिखा। ध्यान रहेगा। अच्छा, उनके कुछ और काम ध्यान से देखो कि पहले तो ये समझ लो बहुविवाह के बारे में। रिटन बाय ईश्वरचंद विद्यासागर कब, 1871 में। आईसी विद्यासागर एक रिनोड सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर थे। कब, 19th सेंचुरी में। उन्होंने एडवोकेट किया वेरियस सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग विडो रिमैरिज और वुमेन एजुकेशन। बहुविवाह वाज वन ऑफ द वर्क्स दैट एम टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉलीगामी। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जो है ईश्वरचंद विद्यासागर जी के, एक है बेताल पंचविंशति कब, 1847 में, एक कलेक्शन ऑफ फॉक टेल्स। फिर बंगलर इतिहास 1848 में, हिस्ट्री ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद जीवन चरित्र, एक बायोग्राफी है राजा राम मोहन राय की, 1849 में लिखा उन्होंने। फिर बोधोदय 1891, एक बुक ऑन एथिक्स है। बाकी ये सारा कुछ आपको क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, बढ़िया से, अच्छे से, उच्च स्वर में। बोलो क्लियर, गुड। तो इसमें बस इतना ही, होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर है ना। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर कहीं पे है तो कमेंट करो, अपन डिस्कस करते हैं। ओके, चलो आज के लिए है 2 लाइन है, सर दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके। साथ में इस होप में, इस आशा में कि कल को इन सारे कोर्स, इन सारे शेरो शायरी को आप इस्तेमाल करोगे अपने मेंस एग्जाम में। तो आज के लिए हेनरी लिंक साहब का कहना है कि वाइल वन पर्सन हेजिटेट्स बिकॉज ही फील इंफीरियर, और दूसरा जो है बीजी है मेकिंग हिज मिस्टेक एंड बिकमिंग सुपीरियर। कहने का मतलब कि आपके अंदर बहुत ही बेशुमार टैलेंट हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आप हेजिटेट करोगे कुछ भी करने से। वहीं पे दूसरा जो बहुत ही एवरेज है, बिलो एवरेज है, वो भी अपने मेहनत के बलबूते काम करते करते एक दिन शिखर पे चढ़ जाएगा और आप वहीं के वहीं हेजिटेट करते रहोगे। इसलिए कितना भी ये मत सोचो कि नहीं मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे अंदर वो बात ही नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। अरे भाई करो तो, है ना। मिस्टेक ही होगा, है ना, गलती होगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, लेकिन आगे तो बढ़ोगे कम से कम, है ना। तो अगर आप मिस्टेक करते हो और बिजी रहते हो करते हुए, तो आप सुपीरियर बनते हो। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।